गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने 67वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन देख लिया होगा, आज मैं जीएस पेपर 2 की चर्चा करूंगा। तो हर बार की तरह इस बार भी जीएस पेपर 2 काफ़ी टिपिकल आया हुआ था। कुछ कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे थे जो कि एट ए टाइम आपको एग्जाम में ही सोच के लिखना था। पॉलिटी वाले सेक्शन को छोड़ दें तो जो स्पेशली जो इकोनॉमी के सेक्शन थे उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। इसमें क्या, पेपर 2 में क्या था कि आपको 4 में 3 लिखने थे। सेक्शन 1 में 4 में 3, सेक्शन 2 में भी 4 में 3। हालांकि साइंस और टेक वाला में थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा था, उसमें 4 में 2 लिखना था। इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा विकल्प होने की वजह से अन्य सेक्शन की तुलना में साइंस एंड टेक थोड़ा सा कह सकते हैं आप कि मॉडरेट था। लेकिन जो इकोनॉमी का जो सेक्शन था वो हर बार की तरह इस बार परेशान किया। स्पेशली इसमें जो कुछ क्वेश्चन आए हुए थे उसमें ज़्यादा डायमेंशन मिल नहीं रहा था इस चीज़ को लेके। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आपको दो क्वेश्चन ज़्यादा परेशान किया होगा। एक तो जीविका परियोजना का क्वेश्चन, और दूसरा था वो था बिहार में प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और आर्थिक विकास में उनकी क्या भूमिका होगी। तो मैं अभी उसी पर चर्चा करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ऐसे तो मैंने तो जीविका को नहीं लिखा था क्योंकि मुझे ज़्यादा उस समय इसके बारे में डिटेल पता नहीं था। लेकिन जिन्होंने भी लिखा है जीविका के बारे में, अगर उनके बारे में डिटेल पता नहीं था तो उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। और ज़्यादा इसमें मतलब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना हुआ। ठीक है, तो लेकिन बात ये भी है कि अगर आपको इसमें बेसिक पता है और थोड़ा सा अगर आप इसको एलिब्रेट कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से लिखा जा सकता था। ये जब मैं इसको पढ़ा बाद में तो मुझे रियलाइज़ हुआ। तो उसी पर मैं इसको एक फॉर्मेट बताऊंगा मैं कि किसको किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता था। ठीक है, ताकि आपको इससे आइडिया लगे और आगे भी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आपको बेसिक हल पता है तो उसको कैसे एलिब्रेट करेंगे एग्जाम में, इस चीज़ को लेकर भी आपको एक प्रॉपर इसमें दृष्टिकोण मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते ही हैं जो आपको वहाँ पर एट ए टाइम लिखना होता है। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं उसको इसी चीज़ को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और दोनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीविका परियोजना। तो क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ सुनाता हूँ। क्वेश्चन था कि यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए तो उसको बांट लीजिए कि इसमें कितना डायमेंशन है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण औजार, ये अपने आप में स्टेटमेंट है। जो क्वेश्चन शुरू होता है आगे से, इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो जो पहला सेक्शन है उसमें आपको परिचय देना था इसका, उसका उद्देश्य का वर्णन करना था। इसका जो दूसरा सेक्शन था, बिहार में महिला सशक्तिकरण संदर्भ में जीविका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तो बताना था कि किस तरह से ये हेल्प किया है महिला के सशक्तिकरण में। इसमें आपको सारा डायमेंशन कवर करना था और मूल्यांकन में आपको पक्ष विपक्ष बता देना था। ठीक है, फिर निष्कर्ष लिखना था। तो यही क्वेश्चन का डिमांड है। हम देखते हैं। तो परिचय में आपको देना था, अगर आप प्री के लिए पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि ये 2007 में शुरू किया गया था, अक्टूबर 2007 में बिहार सरकार और वेस्ट बंगाल की सहायता से। अभी ये 38 जिले के 534 प्रखंड में लागू है। मतलब कुल मिलाकर बिहार के सारे जो प्रखंड और ज़िले हैं वहाँ पे ये लागू किया गया है। ठीक है, इसी को और बढ़ा के लिखना था कि इसका उद्देश्य 534 प्रखंड में लागू किया गया है। इसके साथ साथ यह बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें वो स्थानीय रोजगार, महिला सशक्तिकरण इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, उद्देश्य को आप अलग से लिख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा प्रवासन को रोकना, ग्रामीण शहरी प्रवासन को रोकना, इन सारे चीज़ों को आप अपने से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद इसी पॉइंट को आपको बड़ा एलोबरेट करना है। जैसे कि अब आ जाएगा ग्रामीण रोजगार में, तो हम बताना है कि ग्रामीण रोजगार में आपको एलोबरेट करने में लिख सकते हैं कि अधिकतर जो संख्या है वो कृषि पर निर्भर है और ग्रामीण स्तर पर रोजगार की संभावनाएं काफ़ी कम है, स्पेशली जब उद्योग धंधे का अभाव हो। तो ऐसे में ये जो जीविका परियोजना है वो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, स्पेशली छोटे उद्यम को दृष्टिकोण से। तो उद्देश्य में इसको आप चाहेंगे तो एलिब्रेट करके 60-70 वर्ड में लिख सकते हैं। मैं बस फॉर्मेट बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद महिला सशक्तिकरण भूमिका को बता देना। इसमें आपको बांट देना है, जैसे कि आपको इसमें आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे भूमिका निभा रहा है, सामाजिक सशक्तिकरण में और राजनीतिक सशक्तिकरण में। तो इसको मैंने बांटा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आर्थिक सशक्तिकरण में क्या इसकी भूमिका है, तो बताना है कि रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है महिलाओं के। इसके बाद उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, आर्थिक जोखिम को कम कर रहा है। इसमें महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है। इसके बाद छोटे स्तर पर
जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग नहीं कह सकते हैं, मतलब छोटे मोटे जो ग्रामीण पारंपरिक जो उद्योग होते हैं, जैसे कि पापड़ बनाना, सिलाई मशीन, इस सब टाइप से रोजगार को प्रमोट करता है। उसमें सारे हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके माध्यम से अपने स्तर पर वो रोजगार सृजन करती है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है, जब ऑब्वियस है कि जब उनके पास पूंजी आएगा तो कहीं ना कहीं वो उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक जोखिम को कम करता है। आर्थिक जोखिम कम इसलिए करता है क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ग्रामीण स्तर पर कुछ महिलाएं समूह बनाकर वहाँ पर कुछ फंड इकट्ठा करती है, और घर में किसी परिवार को कुछ बीमारी हो गई या अचानक अचानक 5,000 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर उनको हेल्प मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक जोखिम को ये कम कर रहा है वहाँ पे। तो इस तरह से ये आर्थिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को आपको अच्छे से एलिब्रेट करना था। फिर आपको बताना था सामाजिक सशक्तिकरण में कैसे भूमिका निभा रही है। तो घर से बाहर निकल कर स्थानीय बाजारी में वो जोड़ दे रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब घर से बाहर निकलती हैं, लोगों से जुड़ती हैं, अन्य महिलाओं से जुड़ती हैं, तो एक तरह से उनकी सामाजिक भागीदारी बढ़ती है और उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी होता है। इससे उनका आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि हुई है, सामाजिक सौहार्द और समन्वय बढ़ा है। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपको पता हो कि गांव में अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग जब एक साथ आते हैं और वो साथ में मिलती हैं, बातचीत करते हैं, उनकी आर्थिक निर्भरता जब बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट फैक्टर है या जो अन्य फैक्टर है वो कम हो जाता है, और एक तरह से ग्रामीण स्तर पर एक समन्वय की भावना बढ़ती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर उनको सशक्त कर रहा है। फिर निर्णय क्षमता उनकी बढ़ती है। अब जैसे किसी भी उद्योग को या छोटे उद्योग को संचालन में कहीं ना कहीं उनकी एक निर्णय क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस स्तर पर देखा जाए तो उनकी जो निर्णय क्षमता है वो भी काफ़ी बड़ी है। फिर आपको बताना था कि राजनीतिक सशक्तिकरण में कैसे भूमिका निभाया। तो पंचायती राज संस्था है, उसके माध्यम से कई योजनाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इससे उनकी योजनाओं के प्रति जागरूकता ही बढ़ी है कि हमारे लिए ये योजनाएं चल रही है। ठीक है, प्रशासनिक भागीदारी बढ़ी है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम सरकार के स्तर पर भी, जैसे कि अभी ये बात किया गया है कि जो स्कूल के स्तर पर जो स्कूल ड्रेस है वो जो जीविका की दीदी है उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ प्रयास किया जा रहा है, इससे इनकी प्रशासनिक भागीदारी भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, या उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है प्रशासनिक स्तर पर भी। इसके अलावा आप ये बताना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 12 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया। तो कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर जब समूह बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, निर्णय लेने की या अन्य चीज़ें, जिससे उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना था कि राजनीतिक सशक्तिकरण में कैसे वृद्धि हुई है। फिर उसको बांट के यहाँ पर लिखना था अगला डायमेंशन में पारिवारिक स्तर पर सशक्तिकरण। तो ऑब्वियस है कि जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा उनका, तो परिवार में उनका निर्णय की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, परिवार कल्याण की भावना बढ़ती है, सामूहिक भागीदारी उनकी होती है परिवार के स्तर पे। तो ये कहीं ना कहीं परिवार के स्तर पे उनकी जो भूमिका है वो मजबूत बनाती है। तो इस तरह से आपको ये तीनों चार डायमेंशन कवर करके बताना था कि कैसे ये महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, ऑब्वियस है कॉमन कॉमन पॉइंट है, कुछ डेटा डालना है आपको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर इसका मूल्यांकन कर देना है। मूल्यांकन में यही करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव में बता देना है कि 12 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मधुमक्खी पालन लगभग देखा गया है कि ग्रामीण स्तर पर 5,000 प्लस मधुमक्खी पालन उद्योग खोले गए हैं। इसके बाद मेला खाद्य उद्योग में आपको सीधे तौर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से वो अपने उत्पाद का विक्रय कर रही है। ठीक है, अभी ये आंकड़ा है कि 16,000 करोड़ से अधिक जीविका परियोजना के माध्यम से लेन देन हो रहा है। ठीक है, तो ये का मूल्यांकन करना था। चुनौती बताना था कि किसी भी योजना को की चुनौती कहीं ना कहीं होती हैं, और इसकी चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ वही पारंपरिक है, स्थानीय समस्याएं जैसे कि जाति, प्रतिस्पर्धात्मक सोच, आर्थिक गतिशीलता, ये सब जो चुनौतियाँ अभी विद्यमान है, कहीं ना कहीं अभी भी इस सब समस्या देखी जाती है। इसके अलावा पारंपरिक उत्पादन का जो उनका तरीका पारंपरिक है, तो पारंपरिक उत्पादन से लाभ कम होता है। ठीक है, क्योंकि इतने छोटे स्तर पर मशीन को नहीं लाया जा सकता है। छोटे स्तर पर सिलाई मशीन ये सब तो छोटे स्तर पर है ना, लेकिन अगर उत्पादन को बड़े स्तर पर करना है तो वहाँ पर बड़े बड़े मशीन कर सकता होगी। तो वो कहीं ना कहीं अभी उस स्तर पर नहीं आया है जीविका में। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी लागत को अधिक करता है और लाभ को कम करता है। प्लस ब्रांडिंग के स्तर पर भी अगर कोई उत्पादन बनता भी है और वो उत्पादन पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है अच्छे ब्रांड का, तो उनकी जो विक्रय क्षमता वो कम हो जाती है। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। सरकार के स्तर पर इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये चुनौतियाँ विद्यमान बनी हुई है। ठीक है, फिर निष्कर्ष में आपको पॉजिटिव देना है कि उपयुक्त चुनौती के बावजूद भी महिला सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार इत्यादि में एक अपार संभावना है। और आप भी जानते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या है वो 88% ग्रामीण है। तो ऐसे में जो जीविका जैसी परियोजनाएं हैं ये काफ़ी स्तर पर बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको फॉरवर्ड बताया कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है फ्रेंड, इसको चलते चलते दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा जो क्वेश्चन था जो स्टूडेंट को काफ़ी परेशान किया था वो था बिहार के प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जब आप एक नज़र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार का जो प्राकृतिक संसाधन है सीधा हमारा ध्यान खनिज संसाधन में चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना है।
खनिज संसाधन प्राकृतिक संसाधन का एक पार्ट है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में सारी चीज़ आ जाती है, भूमि संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन उसका पार्ट हो गया, मानव संसाधन, जल संसाधन, पशु संसाधन, ये सारा चीज़ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट ने ये भी गलती किया है कि प्राकृतिक संसाधनों को केवल खनिज संसाधन मान के केवल उन्हीं के उसी का चर्चा किया हुआ है, जबकि इसका डायमेंशन बड़ा है। ये जानबूझकर प्राकृतिक संसाधन लगा के पूछा गया ताकि एक थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यही है कि थोड़ा सा अगर इसमें आप सोचिएगा तो इसको भी अच्छे से लिखा जा सकता था। तो चलिए बताता हूँ, मैं फॉर्मेट के साथ बताता हूँ। तो इसकी भूमिका में आप लिख सकते थे कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के विकास का प्रमुख स्रोत होता है। इसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं शामिल है जो मानव जीवन को बेहतर करने में सहायक है, जैसे खनिज संसाधन, भूमि, वन, मानव, सारा इसमें आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मैं पढ़ सुनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का नाम बताइए, नाम लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ ये पाए जाते हैं, और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व बताइए। तो भूमिका मैंने बता दिया, अब प्रमुख प्राकृतिक संसाधन को आपको बताना था। तो यहाँ बताना था आपको कि भूमि संसाधन जो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है, जलोढ़ मृदा यहाँ पे है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा अधिकतर स्तर पर होता है, यहाँ की जो मैक्सिमम ज़मीन वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। तो भूमि संसाधन हो गया। वन संसाधन बताना था आपको कि पूरे क्षेत्रफल का 7.8% वन संसाधन है, हालांकि ये राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन जितना भी आपको दर्शाना था वहाँ पे। खनिज संसाधन बताना था कि झारखंड के अलग होने के बाद ये कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ है, जो चूना पत्थर, स्वर्ण, बालू, इसको आपको बताना था। मानव संसाधन बताना था कि भारत में तीसरा स्थान है मानव संसाधन में। जल संसाधन बताना था कि यहाँ पर सदाबहानी नदियाँ अवेलेबल है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सबके बारे में थोड़ा सा बताना था, ठीक है ना। जो भी नदी, उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार में सदाबहानी है, दक्षिण बिहार में प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियाँ हैं। फिर आपको बताना था पशु संसाधन, इसमें कृषि प्लस पशु। तो इस तरह से आपको सारे को अलग अलग बांट देना था। अब बोला है कि किन्हीं दो को बताइए आप, उनको क्षेत्र बताइए और बिहार का आर्थिक विकास में भूमिका बताइए। तो दो प्राकृतिक संसाधन में आप ये भूमि संसाधन और जल संसाधन को चुन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के पास यही दो संसाधन है जो सबसे अधिक मात्रा में अवेलेबल है, और उसका सही से प्रबंधन किया जाए तो बिहार का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और अधिक और कृषि स्तर पर देखा जाए तो बिहार की मैक्सिमम आबादी कृषि पर निर्भर है, और कृषि जो है पूरी तरह से भूमि पर डिपेंड है। तो इसीलिए मैंने इसमें भूमि संसाधन को चुना था यहाँ पे, ठीक है। तो भूमि संसाधन में बताना है आपको कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, कृषि अधिक होती, कई उत्पाद में देश में अग्रणी है, जैसे कि मशरूम उत्पादन में नंबर 1 है, सब्जी, केला, आम, ये सब में बिहार जो है टॉप 3 राज्य में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा बताना है कि कृषिगत उद्योग की यहाँ पर अपार संभावना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आर्थिक विकास में कैसे भूमिका निभाएगी। तो अगर हम लोग, आपको पता होगा कि बिहार में जो कृषि पर लगभग 70% लोग डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर कृषि का विकास होगा, जो कि भूमि का ही प्रोडक्ट है, कृषि का उत्पाद होगा, वो विकास होगा, तो उससे जो लोगों का भी विकास होगा, ठीक है, यानी 70% आबादी का विकास होगा। तो ये आपको जरूर यहाँ पर मेंशन करना था, ठीक है। तो बताना था कृषिगत उद्योग की संभावना अपार है, स्पेशली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। अगर यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम लागू किया जाए, ये जो कुछ भी सब्जी है या फल है, जो कुछ भी यहाँ उत्पादन हो रहा है, उसको अच्छे से स्टोर किया जाए और उसको प्रोसेस करके बेचा जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो लाभ का जो ये लाभ जो है वो 10 गुना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संभावना है। प्लस में आधारभूत, इसके लिए क्या करना है तो आपको बताना, आधारभूत संरचना और कृषि का आधुनिकीकरण, स्पेशली जो कि छोटा आकार है, तो उसको अगर हम लोग सहकारी कृषि के माध्यम से अगर उसको प्रमोट करें तो निश्चित तौर पर उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जा सकता है। प्लस ब्रांडिंग की तरफ भी काम करना होगा। तो इस तरह से जो भूमि का जो भूमि जो है यहाँ पर ये बता के आपको सीधे से कृषि पे ले जाके बताना था किस तरह से ये जो इसको अगर हम लोग अधिक से अधिक प्रबंधन करें तो कैसे यह बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका एरिया देना था भूमि का, तो भूमि का बता देना था आपको कि बिहार में लगभग 70 से 80% आपका जलोढ़ मृदा है, जो कि बिहार के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा जो नदियाँ हैं उसके आसपास पाई जाती है, आपको बता देना था इसमें। इसके बाद यहाँ पर दिखाना था जल संसाधन। तो बिहार में जो जल संसाधन अपार मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन यही बिहार की समस्या भी है, स्पेशली बाढ़ आपदा को लेकर। अगर इसको प्रबंधन कर लिया जाए तो जो नुकसान होता है हर साल बिहार का करोड़ों में, उसको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले बताना था कि जल संसाधन को प्रबंधन के स्तर पर करने की आवश्यकता है। तो जैसे सूखा और बाढ़, ठीक है, नदी को जोड़ के नहर, डैम बना के आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। इससे जो नुकसान होता है हर साल बिहार को अरबों का, उसको रोका जा सकता है। प्लस सिंचाई
सुविधा बढ़ाई जा सकती है और पर्यटन का विकास किया जा सकता है इसके माध्यम से, और ये बिहार का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो पहला बताना है जल संसाधन के प्रबंधन के स्तर पर ये आर्थिक भूमिका निभा सकता है। दूसरा, जल विद्युत ऊर्जा के स्तर पे हमारे पास जो सदावाहिनी नदियाँ हैं उसमें अगर हम चाहें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना के जो ऊर्जा की जो स्थानीय आवश्यकता है उसको तो पूर्ति कर ही सकते हैं, प्लस में ऊर्जा को हम दूसरे स्टेट में या नेपाल को उसको निर्यात भी कर सकते हैं और वहाँ से मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। ये बताना था। तीसरा बताना था कि जल परिवहन के माध्यम से, क्योंकि बिहार में नदियाँ सदावाहिनी है, तो ऐसे में अगर हम जल परिवहन को अधिक से अधिक विकास करते हैं, जैसे कि NH1 जो है बिहार से ही बिहार में जो गंगा नदी है वहाँ से गुजरता है, तो इसमें अन्य जो नदियाँ हैं उसमें भी हम चाहेंगे तो उसमें आधारभूत संरचना का विकास करके हम उसमें जल परिवहन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आ जाएगा, प्लस में परिवहन का सस्ता साधन हो जाएगा और ये जो परिवहन होगा ये प्रदूषण मुक्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हैं आप कि जल के अगर जल संसाधन का बेहतर प्रबंधन किया जाए तो बिहार किस तरह से या बिहार के किस तरह से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसको तो आपको यहाँ पर निष्कर्ष देना था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भूमि और जल ही लेना है, मुझे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं डिस्कस करा रहा हूँ। इसमें चाहेंगे आप तो अन्य किसी संसाधन को ले सकते हैं, आप वन संसाधन को ले सकते हैं, पर इसमें कि वन संसाधन में थोड़ा स्कोप कम हो जाता है। खनिज संसाधन ले सकते हैं, ठीक है, खनिज संसाधन ले सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है झारखंड का अलग होने के बाद खनिज की संभावनाएं कम हो गई बिहार में, स्पेशली कुछ कुछ खनिज बिहार पाए जाते हैं, चूना पत्थर मेनली जो कैमूर और रोहतास वाला इलाका वहाँ पाया था। तो हाँ, एक ये है कि आप स्वर्ण भंडार को बता सकते हैं कि स्वर्ण भंडार अभी जमुई में मतलब अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर लगभग 22 करोड़ टन स्वर्ण भंडार का अनुमान है, लेकिन अभी उसको उसके बारे में एग्जैक्ट कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, उसका निष्कर्षण करना अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर उसको निष्कर्षण कर लिया जाता है तो बिहार का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, स्पेशली स्थानीय रोजगार में और जो स्वर्ण पर हमारे जो डिपेंडेंसी उसको कम करने में, तो इसका आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस बालू है, बालू भी आपका खनिज का एक प्रकार है। तो आप जो चाहे आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको लेकर आप इसको एलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरा एक आइडिया था कि आपको एक फॉर्मेट बता दूं ताकि आपको आइडिया लगे कि इसको लिखना कैसे है, और एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन तो हर साल आएंगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं, ये बात यही बताना मेरा इस वीडियो का पर्पज़ था। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।